कैसी हुकूमत है ये कि 50% हिंदुस्तानियों के पास अकाउंट नहीं है और कहते हैं कि 500,000 रुपये हम खत्म कर दिए। यही तो हम चाहते थे कि जो सिस्टम के बाहर पैसा था वो सिस्टम के अंदर आना चाहिए, वो देश के विकास के अंदर लगना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डरते हैं। हाउस में है मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, you will see what an earthquake is going to be. क्या वजह? सरकार कहती है हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। और जिस दिन मौका मिलेगा लोकसभा में भी 125 करोड़ देशवासियों की आवाज मैं जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा मेरे भाइयों का। अब सब बिजनेस वाले ट्रेडर सब एक दूसरे को कह रहे बाबा कम काम करना पर नंबर 1 में करना, नंबर 2 के लफड़े में मत पड़ो। 84 लोग या तो आत्महत्या, उनकी मौत हो चुकी है नोटबंदी की वजह से, या तो आत्महत्या कर चुके हैं, हार्ट अटैक हो चुके हैं, किस्म किस्म के। कौन जिम्मेदार है इसका? 30 days are over, things are stabilizing, the economy is looking fine. सर मैं पूछना चाहता हूं इन 84 काले धन की बात की, वहां से काउंटरफिट की ओर बहुत दौड़े, काउंटरफिट के बाद कैशलेस में गए। आइए अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ। ये हुकूमत तो गरीबों की दुश्मन है। मोदी जी लाख कह दें मित्रों मित्रों जा जाकर कह दें, मगर ये गरीबों के खिलाफ हैं। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। 50 दिन के बाद आप भी देखेंगे कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएंगी। नोटबंदी 50 दिनों की मियाद का 1 महीना। नोटबंदी के 1 महीने का यह है रिपोर्ट कार्ड। नोटबंदी के 1 महीने पर श्वेत पत्र। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नोटबंदी का 1 महीना हो गया है। प्रधानमंत्री ने 50 दिन की मोहलत मांगी थी और अभी भी 50 दिन की मियाद पर वो कायम है। देश की जनता को भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पर कि अगर उन्होंने 50 दिन कहे हैं तो तब तक इंतजार करके देख लें। हम आपको आज श्वेत पत्र में दिखाएंगे कि दरअसल पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ है, सकारात्मक बदलाव क्या हुए हैं, नकारात्मक बातें क्या हुई हैं, और उससे भी बढ़कर यह कि 20 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जन आंदोलन है या घोटाला? मैं मानता हूं यह मुल्क जमहूरियत से चलेगा, डेमोक्रेसी से चलेगा, लोगों की राय से चलेगा। और अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया कि देश की जनता को विश्वास में लिया कि तुम्हें 50 दिन डिफिकल्टी होगी लेकिन ब्लैक मनी के नासूर को हम खत्म करेंगे, हिंदुस्तान को ईमानदारी के रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे और देश उनको ट्रस्ट कर रहा है। डिमोनेटाइजेशन 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, ये बताने के लिए ताकि जनता खड़ी हो। पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश में जाके बाकी कोई मुख्यमंत्री नहीं जा रहा। पूछो उनसे क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए। मोदी जी ने डरा रखा है सबको, क्योंकि बाकी मुख्यमंत्री अपने स्टेट पर फोकस कर रहे हैं। मोदी जी ने डरा रखा है, सबकी सीबीआई की फाइलें खुली हुई है, मोदी जी के पास सबकी सीबीआई की फाइलें हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। कई मिलते हैं, कहते हैं अरविंद जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। ये अर्थ क्रांति है या मंदी का रास्ता? टैक्स भर के कोई पैसा वाइट होता है तो वो तो आज भी छुट्टी है, मगर लोग नहीं करते थे इसलिए नोटबंदी करनी पड़ी। आप जो कह रहे हैं 11 लाख करोड़ रुपया बैंक में आ गया है, इसके लिए कठोर पेनल्टी की व्यवस्था भारत सरकार ने करी है और वो पेनल्टी से जितना भी पैसा आना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जाना है और देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए लाना है। यही तो मकसद था सरकार का। शायद आप मकसद ही नहीं समझ पाए। मकसद यही था कि जो पैसा पैरेलल सिस्टम के बाहर होता है वो पैसा सिस्टम के अंदर आ जाए, एक उचित टैक्स देकर आ जाए और टैक्स से देश के अर्थतंत्र को गति मिले, और जो पैसा बाहर समांतर अर्थव्यवस्था में घूमता है वो दिक्कतें दूर होंगी या बढ़ जाएंगी? बढ़ती भी जाएगी,
लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। समूची दुनिया में जब जब नोटबंदी हुई है, उसका हश्र अच्छा नहीं हुआ है। अगर हिंदुस्तान की नोटबंदी का भविष्य बेहतर दिख रहा है, तो उसकी एक ही वजह है, देश के लोग और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले में आस्था। मेरे हिसाब से मोदी जी ने जो कहा है वो एकदम सही बात है, क्योंकि आज का जो युवा है वो अपना पूरा जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो मूवी देखता है, ऐप्स देखता है, लाइट बिल या कोई भी पेमेंट करता है, तो वो कैश यूज़ नहीं करता। इवन जब वो मॉल में जाता है पेमेंट करता है तो ही इज यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। भैया मेरे को 2 घंटे हो गए, भूख भी लग रही है, चक्कर भी आने की संभावना दिख रही है, और लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे कोई भरोसा नहीं। चलिए क्या हम लोग लाइन लगाते हैं, पैसा कैश रहते हुए भी हम लोग परेशान। कल सैटरडे है, कल कारीगर लोग का दिन है, हम लोग को कारीगर लोग को कैश देना रहता है। अच्छा। आज तक अभी तक 1 महीना हो गया है, 1 रुपया नहीं दिया है। अच्छा। तो अब उसको जवाब देना हमको भारी पड़ रहा है, इसलिए हम आज बिना टोकन की लाइन में खड़े। आई सपोर्ट दिस मूव बिकॉज देयर हैज बीन नो प्रॉब्लम टिल टुडे। जो भी ऑनलाइन फीचर्स होता है सब कुछ तो खुद ही सीख लेता है, मोबाइल ऑपरेटिंग से, व्हाट्सएप से, जो भी होता है। तो ये जो सिस्टम है ये नया है, कुछ प्रॉब्लम होगा कुछ दिन के लिए, अदरवाइज जो है नॉर्मल हो। की छुट्टी ने मोहलत कुछ और कम कर दी है। इससे पहले कि हम बचे हुए दिन में मुश्किल दूर होने के दावे का आकलन करें, 1 महीने का लेखा जोखा देख लेते हैं। पिछले 1 महीने में बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोटों की शक्ल में 11.5 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। पिछले 1 महीने में अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए के नए नोटों को बैंकों या एटीएम मशीनों में पहुंचाया जा चुका है। अगर आरबीआई उतने ही मूल्य के नए नोटों को बाजार में उतारती है जितना कि उसके पास लोगों ने पुराने नोटों में जमा करा दिए हैं, तो अब भी करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए आरबीआई को वापस नए नोटों की शक्ल में बाजार में उतारने होंगे। Large quantities of notes in various denominations have already been supplied to the public, and it is continuously being supplied also. So the tendency to hoard, that's what is we appeal to the public, that they need not worry about availability. It is continuously coming. So if they would freely recirculate the notes that they have, then this problem will not be there. आइए अब जानते हैं कि क्या आने वाले 2.5 हफ्ते में स्थिति सामान्य हो जाएगी। अगर देश में मौजूदा करेंसी प्रिंटिंग प्रेसों की क्षमता को देखा जाए तो अभी भी कैश की कमी दूर होने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक 500 के नोटों की छपाई 10 नवंबर के बाद शुरू हुई। देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिसमें से 2 केंद्र सरकार के अधीन हैं। 2 भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड की हैं, यानी वो आरबीआई के अधीन है। वित्त मंत्रालय की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक जो 2 प्रेस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, उनकी नोट छापने की क्षमता 40% है, यानी वो 10 अरब नोट छाप सकती है। बाकी दोनों आरबीआई की प्रेस की क्षमता 60% नोट यानी तकरीबन 16 अरब नोट छापने की है। यानी 2 शिफ्ट में ये 4 प्रिंटिंग प्रेस करीब 26.66 अरब नोट छाप सकती है। सरकार का कहना है कि ये 3 शिफ्ट में काम कर रही है, यानी 40 अरब नोट छाप रही है। The Reserve Bank and the central government run note presses are working to their full capacity, and all efforts are being made to reach the notes to every part of the country. In fact, during this period, that is from 10th November 2016 to 5th December 2016, the Reserve Bank had supplied to the public banknotes of various denominations worth near about 4 lakh crores of rupees. यानी 50 दिन के आगे भी मुमकिन है कि आपको कतार में लगना पड़े, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि थोड़ी सी मुश्किलें बची रह जाएंगी। लेकिन जिस तरह की चीजों का वादा किया जा रहा है, लगता नहीं कि लोगों को उस लक्ष्य की ओर देखते हुए ज्यादा मुश्किलें लगेंगी, क्योंकि लोग तो संकल्पबद्ध हैं। 8 नवंबर से पहले बाजार में 17,540 अरब रुपए सर्कुलेशन में थे, जिनमें 500 के करीब 15.78 अरब नोट थे और 1000 के करीब 6.84 अरब नोट। अगर 2000 के नोटों से 1000 के नोटों को बदलना है तो 2000 के 3.42 अरब नोट छापने होंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर 2000 के नोटों की छपाई सितंबर में शुरू हुई है तो 2000 के सारे नोटों को छापने के लिए 2 महीने का वक्त लगना था, जिसके हिसाब से वो नोट या तो छप गए होंगे या होने वाले होंगे।
लेकिन 500 के नोट जिनकी छपाई नवंबर 10 के बाद शुरू हुई, उनको छापने के लिए अभी भी 6 महीने का वक्त लगेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि सारी नई करेंसी को सर्कुलेशन में आने में अभी भी अप्रैल तक का वक्त लग सकता है। What we have done over the last 2 weeks is recalibrated our production towards the 500 and the 100s, and once that happens, the circulation of the 2000s will also go up, and we will see the benefits of those coming in the coming days as the production supplies reach the banks, and therefore some of this concern will be alleviated in a practical sense rather than just a theoretical sense. नोटबंदी का ये कदम काले धन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मुकाम माना जा रहा है। हालांकि इसमें एक पेच है। विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं कि अगर पैसा बैंक में जमा हो रहा है तो फिर वो काला धन कैसे हुआ? काला धन भी कम नहीं हुआ, उल्टे मुझे लगता है पिछले 20-25 दिन में जितनी कालाबाजारी देश के अंदर बढ़ी है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हर चीज की कालाबाजारी, डॉलर की कालाबाजारी हो रही है, सोने की कालाबाजारी हो रही है, 2000 के नोटों की कालाबाजारी हो रही है, इतनी कालाबाजारी हो गई है। काला धन भी कम नहीं हुआ। 30 दिन हो गए, इन 30 दिनों में कितना काला धन आया पता तो चले। भाई कह रहे थे काला धन आएगा, काला धन आएगा, 30 दिन में एक नए पैसे का काला धन नहीं आया तो 50 दिन में कैसे आ जाएगा? कह रहे हैं 12 लाख करोड़ तो आ गया ऑलरेडी, 14 लाख करोड़ आना है, ये तो 14 से ज्यादा ही आ जाएगा। तो फिर कहां से काला धन आ रहा है? आप ये बताओ कि ये इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी। सरकार ने जब यह ऐलान किया कि लोग काला धन बैंकों में जमा करवाकर उस पर 75% या 85% टैक्स दे सकते हैं, तो विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो नोट जमा कराए जा रहे हैं बैंकों में, उसमें कितने असली हैं और कितने नकली हैं, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में लोग जमा कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में बैंक अधिकारी रहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि ये मुमकिन नहीं हो पा रहा हो कि बैंक अधिकारी ये तय कर पाएं कि नोट नकली है या असली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हर जगह मशीनों से ही ऐसा होता है कि वो मशीन जो नोट गिनते गिनते पता लगा लेते हैं कि असली है या नकली है नोट, हर बैंक में वो उपलब्ध नहीं है, हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसमें कोई सोच ही आती नहीं थी। पहले दिन जिस काला धन बंद हुआ 8 तारीख को, तो लोगों को लगा कि 4 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ वापस आएगा ही नहीं बैंक में। अब जब बैंक में आ रहा है, मुझे तो डर राहुल जी ये है कि 14 लाख करोड़ आना था, कहीं 15 लाख करोड़ नहीं आ जाए तो जितना काउंटरफीट पैसा था तब सरकार क्या जवाब देगी? नहीं, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी को, नहीं एक चीज मैं समाप्त कर दूं। एक जानकारी होगी फेक नोट्स के बारे में, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है फेक नोट्स के लिए, लेकिन अगर वो फेक नोट्स वंस एंड फॉर ऑल डेड हो जाते हैं तो देश हित में है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर बैंक में भी आ जाते हैं तो ठीक है, बैंक में आने का तो सवाल नहीं है। अरे अगर 14 लाख से जैसे ज्यादा पैसे आ गए तो उसका जवाब तो आपके पास होगा नहीं। आलोचक चाहे जो कहें, नदियों में तैरते नोट के टुकड़े, पार्कों में जली हुई करेंसी के निशान बताते हैं कि काले धन पर प्रहार तो हुआ है। हाँ, इसका पैमाना हम अभी तय नहीं कर सकते। देश के हित में ये सीक्रेसी आवश्यक थी और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीक्रेसी में करते हुए निश्चित रूप से देश का फायदा हुआ है, समाज का फायदा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ है। अभी आज मैं देख रहा था कि नैनीताल में कोई नाले में नोट मिल रहे थे, बहते हुए आ रहे थे, तो ये स्वाभाविक रूप से ये सीक्रेसी अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है मुश्किल जाते हैं। नोटबंदी का दूसरा पहलू है एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना जिसे हम कैशलेस कहते हैं। काले धन का लेखा जोखा तो होता रहेगा, कैशलेस होने के फायदे कम नहीं हैं। कैशलेस होने पर ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल सिस्टम से जुड़ जाएंगे ताकि देश तरक्की की एक नई राह पर आगे बढ़े। कैशलेस सिस्टम के फायदे क्या हैं हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन कैशलेस जागरूकता अभियान में वित्त मंत्री ने लगे हाथ कैशलेस होने का इनाम थमा दिया। जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। सो पेट्रोल एंड डीजल विल बी चीपर फॉर दोज who pay for the digital mode. वित्त मंत्री की नई कैशलेस सौगात के मुताबिक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या दूसरे डिजिटल तरीके से अगर आप पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं, बीमा पॉलिसी का भुगतान करते हैं या फिर रेलवे टिकट लेते हैं तो आपको कुछ छूट दी जाएगी।
सरकार ने 2000 रुपए तक का भुगतान कार्ड के जरिए करने पर सेवा कर भी समाप्त कर दिया है। ये कदम मुश्किलों से जूझ रही जनता के लिए मरहम की तरह है, पर नित नई घोषणाओं की ताजा कड़ी में वित्त राज्य मंत्री ने एक नई तरह की करेंसी का ऐलान किया है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, ये प्लास्टिक करेंसी है। यहाँ पर कुछ आप ये ट्रांसपेरेंट सा हिस्सा देख सकते हैं जिससे आर पार देखना मुमकिन है, लेकिन दरअसल ये पूरा का पूरा नोट ही प्लास्टिक से बना है। इसे कहीं से भी मोड़ते हैं तो वैसा निशान नहीं पड़ता जैसा कि कागज के नोटों पर पड़ता है। तो भारत में अगर प्लास्टिक नोट्स की छपाई होगी तो वो किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह नहीं दिखेगा, बल्कि कुछ इसी तरह का बेहद टिकाऊ, और कहा जाता है कि इसे कॉपी भी जल्दी नहीं किया जा सकता है, काउंटरफेट करेंसी पर लगाम लगाया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री ने घोषणा के साथ साथ ये भी बता दिया कि जो रॉ मटेरियल है उसे हासिल करने की शुरुआत हो चुकी है। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि ये करेंसी प्लास्टिक या पॉलीमर सबस्ट्रेट से बनी होगी। रिजर्व बैंक फील्ड ट्रायल के बाद काफी लंबे समय से प्लास्टिक करेंसी नोट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। प्लास्टिक नोट की नकल करना मुश्किल होता है। प्लास्टिक से तैयार नोट पेपर नोट की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं। एक प्लास्टिक नोट की उम्र है 5 साल, जो पेपर करेंसी से दोगुनी है। इस तरह के नोट जाली मुद्रा को रोकने के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किए गए थे। लेकिन वित्त मंत्री के ऐलान के बाद यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अभी 2000 और 500 के नए नोटों के लिए एटीएम का रिकैलिब्रेशन किया गया, या दूसरे शब्दों में नए नोटों के हिसाब से उनका आकार बदला जा रहा है। तो क्या जब प्लास्टिक की नई करेंसी आएगी तो एक बार फिर ये रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा? रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खाली एटीएम देखकर लगा था कि शायद यहाँ पर लाइन न लगानी पड़े, लेकिन एटीएम ही खाली है, सिर्फ लोग गायब नहीं है यहाँ से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल भी उठाए हैं सरकार से। उनका कहना है कि अगर लिमिट तय की गई है तो फिर कम से कम उतनी लिमिट का कैश लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। 9 सवाल सरकार के सामने रखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि लोगों की परेशानियों पर भी नजर रखनी होगी, उस पर भी ध्यान देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सवालों की एक फहरिस्त केंद्र सरकार के सामने रखी और पूछा कि जब नोटबंदी का फैसला लिया गया था तो क्या उसमें गोपनीयता बरती गई थी? जब एक हफ्ते में पैसे निकालने की सीमा 24,000 रुपए तय की गई थी तो उसको अभी तक अमल में क्यों नहीं लाया गया है? बैंकों से पैसे नहीं मिलने की शिकायत पर पूछा कि न्यूनतम सीमा क्यों नहीं तय की जाती? सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि 10 से 15 दिनों में ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हालांकि आपके लिए ये जान लेना भी आवश्यक है कि मौजूदा स्थिति क्या है। अगर आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट घर पर मौजूद हैं, तो 31 दिसंबर तक आप उसको बैंक में जमा करा सकते हैं। शुक्रवार रात से पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट और रेल टिकट काउंटर, मेट्रो और बसों में इन नोटों के इस्तेमाल को बंद कर दिया गया। पर 15 दिसंबर तक इन नोटों से सरकारी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है, सरकारी दवाखानों से दवाएं ली जा सकती हैं, बिजली और पानी के बिल भरे जा सकते हैं, रसोई गैस ली जा सकती है, सरकारी कॉलेज की फीस भरी जा सकती है और मोबाइल रिचार्ज भी करवाया जा सकता है। एक तरफ जनता बदलते नोट और नियमों से जूझ रही है, दूसरी तरफ संसद में चल रही है नोटों की बर्बादी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही इस पर नोटबंदी का ग्रहण लगा हुआ है। गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी संसद में लगातार हो रहे हंगामे पर अफसोस जताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी को नसीहत दी थी कि वो संसद चलने दें। पिछले 17 दिन में लोकसभा के अंदर सिर्फ 16% काम हुआ और राज्यसभा में इस सत्र में अब तक 19% काम हुआ। लोकसभा में जनता से जुड़े सवालों का प्रश्नकाल सिर्फ 34% ही चला, जबकि राज्यसभा में तो 1% भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। आपको बता दें कि संसद की हर मिनट की कार्रवाई पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस हिसाब से देश के खजाने को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। बहरहाल क्या सरकारी दावों के मुताबिक आने वाले 2.5 हफ्ते में 8 नवंबर से पहले के हालात बहाल हो पाएंगे? क्या लोग आराम से जितना जी चाहे कैश एटीएम से निकाल पाएंगे? सच कहें तो एक झटके में ये बदलाव मुमकिन नहीं लग रहा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि नोटबंदी के बाद से आम लोग तो खाली हाथ रह जाते हैं, फिर कहां से बरामद हो रहे हैं इतने करारे नए करेंसी के नोट। जब
जब सरहद में हमारा सैनिक रात दिन बराबर ड्यूटी कर सकता है तो इस आपातकाल में बैंक वालों को ड्यूटी करनी चाहिए। इन लोगों ने मुझे परमिट किया है कि आगे जाके मैं एटीएम से निकाल सकती हूँ पैसे। यहाँ आगे देखा है तो एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं है, जब और उसकी यही समस्या है। 6 बजे से मैं बैंक पे आया हूँ कैश निकालने के। मेरा घर पे काम चल रहा है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ कैश अवेलेबल नहीं है। लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आज खाने को नहीं है, लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कल बहुत अच्छा खाना मिले, आज खाना नहीं खा रहे, कल अच्छा खाना कहाँ से मिल जाएगा। आम लोग कभी बैंकों कभी एटीएम की लाइन में लगकर परेशान हैं कि एक अदद नया नोट तो मिल जाए। कभी नोट खत्म हो जाते हैं, कभी बैंक पैसे देने से इनकार कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सा विरोधाभास है, वहां नोट की खेप पकड़ी जा रही है। आयकर विभाग ने चेन्नई में 8 जगहों पर रेड डाली। 90 करोड़ रुपए कैश और 100 किलो सोना जब्त हुआ। इसमें 10 करोड़ नई करेंसी में है। यह कैश ज्वेलर्स के ठिकानों से जब्त किया गया। गुजरात में सूरत पुलिस ने एक कार से 76 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद की। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक कार से 85 लाख रुपए के नोट पकड़े। इनमें से 72 लाख नई करेंसी में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार रोकी। इस पर एंटी करप्शन सोसाइटी का स्टिकर लगा था। तलाशी में 43 लाख रुपए के नए नोट बरामद हुए। मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में पुलिस ने 19,23,000 रुपए की नई करेंसी पकड़ी। जिन लोगों को लाइन में लगकर 2,000 रुपए निकालने में घंटों लग जा रहे हो, इन नोटों को देखकर उनके तो पूरे संघर्ष का मजाक बन गया। पर इतना ही नहीं है। बेंगलुरु से 5 करोड़ 70 लाख, गोवा से 1 करोड़ 5 लाख, गुजरात के पोरबंदर से 25 लाख, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से 15 लाख और हरियाणा के सोनीपत में 4,66,000 रुपए के नए नोट जब्त किए जा चुके हैं। अब तक 85,000 से ज्यादा नए नोट जब्त किए गए हैं। ये 2,000 की नई करेंसी की शक्ल में है। यानी अगर ये सारे के सारे नोट एटीएम में डाले जाते तो 141 एटीएम इनसे भर जाते। और जानते हैं इससे भी बढ़कर समस्या क्या है? वो ये कि ये सारे नोट एक जुर्म का सबूत है। यानी जब तक कानूनन फैसला नहीं आ जाता ये जब्त रहेंगे, हमारे आपके इस्तेमाल में नहीं आ सकते हैं। मुश्किल तो यह है कि ज्यादातर जो नेता हैं वो समस्या के निपटारे के बारे में सोचते नहीं। एक महीने में जो सबसे अधिक हुआ है वो है नॉन स्टॉप आरोप प्रत्यारोप। डिजिटल करेंसी, हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसे उपयोग करने का हक है, कोई रोकता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। ऐसे बनती है कैशलेस इकोनॉमी। पहले जब 8 तारीख को उन्होंने कहा था तब कैशलेस इकोनॉमी नहीं कहा था, तब उन्होंने काला धन और भ्रष्टाचार कहा था। नाउ दे आर चेंजिंग गोल पोस्ट्स, अब वो कैशलेस इकोनॉमी बोल रहे हैं। और पहले शुरू हुआ काउंटरफीट करेंसी, टेररिज्म, नेशनलिज्म। जब पूरा फेल हो गया तो अब आ गए कैशलेस इकोनॉमी। हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है जहां पर इंटरनेट बंद हो जाता है। तो नहीं मालूम किस राह पर मोदी जी ले जाना चाहते हैं। कैश में देने का मतलब क्या है? बैंक से क्यों नहीं दी जा सकती, जिससे रिकॉर्ड बने कि पूरी तनख्वाह मिली, ईएसआई का बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, पीएफ के माध्यम से अलग अलग बेनिफिट से हम क्यों वंचित रखना चाहते हैं समाज के एक बहुत बड़े वर्ग। There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy. 67-68 करोड़ लोग के पास बैंक का अकाउंट नहीं है, खाता नहीं है, कि उसमें मजदूर किसान सब लोग हैं। उनको कहते हो आप क्रेडिट कार्ड, मेरे पास तो है। सियासी बहस से परे इंडिया धीरे धीरे नोटों के बगैर जीने की जुगत तलाश रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 1 वर्ष में सिर्फ 11% लोगों ने पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया और सिर्फ 6% व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को स्वीकार करते हैं। लेकिन 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद तेजी से हालात बदले और न सिर्फ डेबिट कार्ड बल्कि ई वॉलेट के इस्तेमाल में क्रांतिकारी बदलाव आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने में
300 से 400% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली पेटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन के आंकड़े तो हैरान कर देने वाले हैं। मौजूदा वक्त में पेटीएम के जरिए रोजाना करीब 50 लाख लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जबकि छोटे बड़े कुल मिलाकर 40,000 कारोबारी पेटीएम से जुड़ चुके हैं। मुझे किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा, भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे थैले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो मैं कर लेता हूं जी। लेकिन आपने बात की डिजिटल इंडिया की। देखिए पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी, देश बदल रहा है, हम कितना उस देश के बदलाव को समझ रहे हैं। 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 104-5 करोड़ मोबाइल फोन है, 108 करोड़ आधार है, 50 करोड़ लोग इंटरनेट पर हैं। लेकिन देश कैसे बदल रहा है, मैं 2 उदाहरण दूंगा। हमारी सतम्मा देवी तेलंगाना की बीड़ी मजदूर डिजिटल लिटरेट हो गई। मैंने उसको ट्विटर करके बधाई दिया, टीवी वाले पहुंच गए उसके बातचीत करने, वो और ने बड़ी शख्सियत बन गई। मैंने उससे बात किया, वो न हिंदी जानती ना अंग्रेजी। मैंने पूछा, आप क्यों बनी? उसने जो जवाब दिया वो है बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर। उसने कहा, मेरा बेटा दुबई में प्लम्बर है और मैं अपने पोते को मिस करती थी, और मुझे कहा गया अपने पोते को देखना हो तो स्काइप करना सीखो, बात भी करोगी चेहरा भी देखोगी। तो पोते से बात के लिए मैं स्काइप करना सीख गई। ये है नया हिंदुस्तान। आप इस देश में, अब तो नया प्रचार शुरू हो गया, अब तो ये होना चाहिए भाई, या तो अली बाबा के साथ मिलके कोई शेयर होल्डिंग ले लो या देश में पेटीएम की ले लो, और फिर शायद पैसा वैसा मिल जाए। बैंकों की व्यवस्था जो है, बैंकों की जो साख थी खत्म हो गई। रिजर्व बैंक में आज विश्वास खत्म हो गया हिंदुस्तान के लोगों का, उसका कौन जवाब देगा? सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नकदी रहित भुगतानों को लेकर रियायतों और टैक्स में छूट देने का ऐलान कर दिया है। पर यहाँ ये भी समझना होगा कि भारत जैसे देश में जहाँ 90% लोगों के पास इंटरनेट तक की सुविधा नहीं, वहाँ लोग सिर्फ कार्ड ही नहीं बल्कि अब मोबाइल फोन के जरिए झटपट पेमेंट करके कैश के झंझट से बचने की तरफ प्रयासरत लग रहे हैं। भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है। अब तो आपके मोबाइल फोन में ही आपका बैंक आ गया है, आपका बटवा भी आपके मोबाइल फोन में है। आप चाय पीने जाएं, बटन दबाए, चाय वाले को पैसा पहुंच जाएगा, रिसीट मिल जाएगा। खाली बटुए के जमाने में नोटों की तस्वीर देखकर भी दिल में खुशी सी उठती है। दरअसल हिंदुस्तानी है, आदत है कि जब तक बटुए में नोट ना हो तब तक एक सेफ, एक सिक्योरिटी का एहसास नहीं आता। लेकिन अब कैशलेस होने की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और भारत भले ही पहला कदम उठा रहा है, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर आम है कैशलेस होना। उसमें बेल्जियम नंबर 1 है। बेल्जियम में 93% लेन देन ऑनलाइन तरीकों से किया जाता है। यहां तक कि वहां 3,000 यूरो से ज्यादा का लेन देन कैश में करना अपराध की श्रेणी में आता है। बेल्जियम में 86% लोगों के पास डेबिट कार्ड है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जहां 92% लेन देन कैशलेस होता है और वहां 69% लोगों के पास डेबिट कार्ड है। जबकि कनाडा में 90% पेमेंट ऑनलाइन ही किया जाता है। ब्रिटेन और स्वीडन में 89% भुगतान कार्ड से या ऑनलाइन किया जाता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते भारत जैसे देश के लिए स्वीडन किसी मिसाल से कम नहीं। बैंक नोट जारी करने वाले देशों में स्वीडन सबसे पुराने यूरोपीय देशों में से एक है। स्वीडन की 1600 बैंक शाखाओं में से करीब 900 बैंकों में कैश न लिया जाता है न दिया जाता है। यहाँ तक कि स्वीडन के देहाती इलाकों में से ज्यादातर में अब एटीएम मशीनें हैं ही नहीं। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक स्वीडन पूरी तरह कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने वाला पहला देश हो जाएगा। कैश में लेन देन भारत के स्वभाव में होना मजबूरी है, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक कभी इस दिशा में गंभीरता से सोचा ही नहीं गया कि कैसे अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सूची में भ्रष्टाचार के पायदान पर भारत 94वें नंबर पर खड़ा है।
कहा जाता है कि व्यवस्था में अगर काला धन गहरे तक बैठ कर गया हो तो उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और एक थ्योरी के मुताबिक काला धन तभी नष्ट हो सकता है जब धन को ही नष्ट कर दिया जाए। कैशलेस ट्रांजैक्शन की जरूरत पर जोर देना उसी धन की समाप्ति की तरफ उठाया गया एक अहम कदम है, क्योंकि जितना लेन देन कैश में होगा, भ्रष्टाचार की आशंका उतनी ही ज्यादा रहेगी। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बदलते इंडिया के कैशलेस मिसाल। 8 तारीख के पहले बड़ों की पूछ होती थी, 1000 और 500 की ही गिनती गिनी जाती थी, 20-50-100 को कोई पूछता नहीं था, छोटे की तरफ कोई देखता नहीं था। 8 तारीख के बाद बड़ों की ओर कोई देखने को तैयार नहीं है, सब छोटे के लिए तैयार हो गए हैं भाइयों। ये फर्क आया है। और जैसे बड़ी नोट नहीं, छोटी नोट की ताकत बड़ी है, बड़े लोग नहीं, छोटे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला मैंने किया। देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, जैसे 100 रुपये की ताकत बढ़ गई, वैसे गरीब की ताकत बढ़ाने के लिए ये मैंने काम किया। भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है। अब तो आपके मोबाइल फोन में ही आपका बैंक आ गया है, आपका बटवा भी आपके मोबाइल फोन में है। आप चाय पीने जाएं, बटन दबाए, चाय वाले को पैसा पहुंच जाएगा, रिसीट मिल जाएगा। क्या आप खुल करके मेरा विरोध करिए, मेरी आलोचना करिए, लेकिन लोगों को बैंकिंग सिखाने के लिए काम कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से पैसे कैसे लिए जाते, दिए जाते, ये सिखाइए। एक बटन प्रेस करते ही कितने आराम से हमें चीजें मिल जाती हैं, लेकिन शहर में रहते रहते हमें लगता है कि हम सब सबसे एडवांस्ड हैं। लेकिन कैशलेस होने के मामले में गांव वाले मिसाल पेश कर रहे हैं। ये गुजरात के नवसारी जिले का आमधरा गांव है। 4000 की आबादी वाले इस गांव में 10 साल से ऊपर के सभी लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिन्हें पूरी तरह आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। गांव की दुकानों पर स्वाइप मशीनें लग चुकी हैं, जहां नहीं लगी वहां जल्दी लगने वाली हैं। 100% जो 10 इयर्स के एबव लोग हैं उनके अकाउंट खुल चुके हैं। 100% आधार सीडिंग हो चुका है। 100% लोगों का, एलिजिबल लोगों का प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा में एनरोलमेंट हो चुका है और 98.53% लोगों को क्रेडिट लिंकेज हो चुका है। इस तरह की मुहिम का असर झारखंड में भी देखने को मिलने लगा है। ये झारखंड का नगड़ी इलाका है, जहां ज्यादातर लेन देन के लिए अब कैश कोई मायने नहीं रखता। नगरी इलाका आदिवासी इलाका है, जहां इस तरह की पहल वाकई बदलते भारत की एक तस्वीर पेश करती है। कैशलेस के निर्णय जो है बहुत अहम निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। ये आने वाला समय में बहुत आगे काम देगा। अभी 2-4-6 रोज हम लोग को परेशानी तो होगी, पर आने वाला समय में जो है ना, इसके लिए निर्णायक माने अहम फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। कैशलेस इंडिया की सरकारी मुहिम का असर मंदिरों के चढ़ावे पर भी देखा जाने लगा है। कानपुर का वैभव लक्ष्मी मंदिर इसकी ताजा मिसाल। मंदिर प्रशासन ने हाईटेक होते हुए स्वाइप मशीन और पेटीएम अकाउंट से दान करने की सुविधा भक्तों को उपलब्ध करा दी है, जिसके चलते अब यहाँ चढ़ावा कैशलेस ढंग से चढ़ाया जाता है। शादियां कैशलेस होना शुरू हो चुकी हैं। छोटे छोटे स्टॉल्स पर कैशलेस लेन देन की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। लोगों ने मन बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन वक्त लगेगा। कैशलेस इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया का सपना पूरी तरह साकार होने में। यह सच है कि कतार में खड़े आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अगर यह फैसला सही तरीके से लागू हो गया तो न सिर्फ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि आतंक की कमर टूट जाएगी। उम्मीद है जीत लोगों के बलिदान की होगी, सियासत की नहीं। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।